गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं चेतन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं CHC एजुकेशन बाई चेतन सर। तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करेंगे, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इकोलॉजी का टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ईजी टॉपिक कुल मिला के, तो हम आसानी से इसको समझते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पर्यावरण। तो काफ़ी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं पर्यावरण के बारे में साहब। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, एनवायरनमेंट कहते किसे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण का बेसिक मतलब आप सभी को पता है कि ये परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है, ठीक है भाई। और परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है कवर। तो प्रकृति के चारों ओर या हमारा जो चारों ओर का जो वातावरण है, जिसमें जैसे अब वातावरण है साहब, तो वातावरण में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो वायु, जल, गैसें, बहुत सारे कण हैं, पिंड हैं। तो कुल मिला के जो चीज़ें हमारे चारों तरफ स्थित हैं उनसे मिलकर यदि किसी सिस्टम का निर्माण होता है, किसी तंत्र का निर्माण होता है, तो हम उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पर्यावरण। अब पारितंत्र को साहब हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा ये इंग्लिश टर्म मैंने इस्तेमाल किया है। इकोसिस्टम मतलब ये है कि प्रकृति में आपके सब पादप भी पाए जाते हैं, प्लांट, दूसरा जंतु भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट भी पाए जाते हैं, यानी कीड़े मकोड़े, और वनस्पति भी पाई जाती है। तो इन सभी से मिलकर जिन चीज़ जो बनता है हम उसे पारितंत्र कहते हैं। कुल मिला के हमारे चारों ओर का वातावरण ही पारितंत्र कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। अब पारितंत्र में अजैविक और जैविक जो भौतिक घटक जो घटक हैं वो परस्पर क्रियाएं करते हैं, उनसे मिलकर जो सिस्टम जनरेट होता है हम उसे पारितंत्र कह देते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले पारितंत्र, अब पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। तो पारितंत्र होता है मेरे पास दो प्रकार का। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक, और दूसरा होता है कृत्रिम, ठीक है। अब ये बात हमें समझनी है। तो पहले तो पारितंत्र का निर्माण दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है जैविक घटक और दूसरे होते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब जैविक जो घटक है तो कुल मिला के जिनमें जीवन पाया जाता है साहब, ये अपने NCERT में लाइन दे रखी है कि जिनमें जीवन पाया जाता है हम उन्हें क्या कहते हैं साहब, जैविक घटक कहते हैं। जीवन का मतलब कि वो कुल मिला के कैसे हैं, लिविंग हैं, और लिविंग का मतलब सजीव हैं साहब। दूसरा अपने पास है अजैविक, मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, यानी कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कौन सी थिंग्स हैं, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग जैसे कि आपके पास में तापमान है साहब,
वायु है, जल है, ये क्या है? तो ये आपके पास में अजैविक घटक हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से जो तंत्र बनता है उसको कहते हैं पारितंत्र। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं हम। तो हमने इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा। इको सिस्टम मतलब पारितंत्र, दो भागों में हमने इसको बांट दिया। जो पहला भाग था वो था नेचुरल, और नंबर 2 आर्टिफिशियल। तो ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे बोलते हैं हम प्राकृतिक पारितंत्र। कुल मिला के इसमें किसमें? नंबर 1 यानी प्राकृतिक में, इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा ही है। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। जैसे कि साहब उदाहरण जंगल, तो मानव जंगल को तो बनाता नहीं है, ना इसमें उपस्थित वनस्पति को बनाता है, या हमने इसको कहीं ना कहीं कृत्रिम रूप से बनाया ही नहीं है। जैसे समुद्र, सागर हम लिख लेते हैं। लेकिन अब दूसरा कौन सा है अपने पास? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। जो कृत्रिम पारितंत्र है ये क्या होता है? अब जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, जैसे कि तालाब क्या है साहब? तो यह पारितंत्र का उदाहरण तो है, लेकिन कैसा है? कृत्रिम है। मानव ने इसको निर्मित किया है। मानव ने एक डैम बनाया और उसमें पानी की नदियों को इकट्ठा करके मूव कर दिए साहब उसमें, और उसके अंदर साहब जलीय जीवशाला या जलीय जीवों को डाल दिया, तो ये कृत्रिम बन गया साहब। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक शब्द बोला था जलीय जीवशाला। जो जलीय जीवशाला होती है, जैसे आपने देखा होगा कृत्रिम मछली अपन घर पे रख लेते हैं, एक एक्वेरियम जाल लगाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो आपके जलीय जीव हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? तो वो होते हैं आपके कृत्रिम पारितंत्र के अंदर साहब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक वैसे जानकारी हमने यहाँ तक पढ़ ली है। हमने सबसे पहले ये पढ़ा पर्यावरण क्या होता है, कि प्रकृति के चारों ओर या पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ये दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। ठीक है, जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक घटक, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अजैविक घटक कहलाता है। पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। यहाँ तक की हमने जानकारी देख ली थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी में पूछा था कई बार कि साहब जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य कोई योजक कड़ी होती है क्या? योजक कड़ी मतलब जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में भी कोई ऐसी कंडीशन है कि वो दोनों की भांति कार्य करती है। तो यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन है, और उस कंडीशन का नाम है वायरस। तो वायरस क्या करता है कि यदि लिविंग जो बॉडी अपने पास है, लिविंग जो बॉडी है, यदि इसके अंदर वायरस है तो जीवित अवस्था में है, और इसकी बॉडी से बाहर गया तो मृत अवस्था में है। अर्थात ये जैविक की भांति भी कार्य कर रहा है और अजैविक की भांति कार्य कर रहा है। तो इनके मध्य की जो दोनों के मध्य की योजक कड़ी है उसका नाम क्या है? वायरस है। हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है,
अब हम देखते हैं आगे जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो अजैविक घटक के बारे में तो यही है कि केवल इनमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। पर्यावरण में योगदान होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में इनका योगदान होता है। अब हम देखते हैं जैविक घटकों को। तो जैविक जो घटक हैं इसको आगे चल के हम इनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम इनको कुछ भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग है साहब उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता कंज्यूमर, और तीसरा है साहब अपघटक। ये 3 भाग हैं। ये हमने जैविक घटक को किसके आधार पर बांटा, आहार के आधार पर बांटा, कि भोजन की उपस्थिति के आधार पर हम इनका कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे जैविक घटक का, ये बात हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है उत्पादक। क्या है भाई, तो पहला शब्द है अपने पास उत्पादक। अब उत्पादक क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्पादक का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है साहब, प्रोडक्शन करता है साहब, किसी चीज़ को बनाता है, वो क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। अब जैसे ह्यूमन है तो हम चीज़ों को बनाते हैं लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी न किसी चीज़ पर निर्भर रहती है, तो हम उत्पादक हैं लेकिन आंशिक उत्पादक हैं साहब, पर्यावरण की दृष्टि से। उसी प्रकार हमारे पास में एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं हम हरे पेड़ पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं साहब, फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये करते हैं। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें बोलते हैं इसलिए हम ऑटोट्रॉपिक यानी स्वयंपोषी। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन फोटोकेमिकल के द्वारा बनाते हैं, किसी प्रोसेस से बनाते हैं और अपना भोजन दूसरे जीवों को देते हैं, उन्हें कहते हैं हम उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक की बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता, तो उपभोक्ता क्या होते हैं ये चीज़ हम देखते हैं कि उत्पादक ने किसी चीज़ को बनाया तो अब उस चीज़ का उपयोग भी तो कोई ना कोई करेगा। मतलब हमने किसी चीज़ को बनाया है तो अब उसका होगा उपभोग, कहीं ना कहीं उसका उपभोग होगा, उपयोग होगा। तो उनका जो उपयोग करता है उनको कहते हैं हम उपभोक्ता। अब उपभोक्ता को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं आहार के आधार पर। तो नंबर पहला शाकाहारी, नंबर दूसरा मांसाहारी, और नंबर तीसरा आपका होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और नंबर 4 इधर लिख देता हूँ परजीवी। ये मुख्य रूप से हमने इसको बांट दिया कि साहब यदि कोई जीव है वो नेचर से प्राप्त जो ग्रास है, घास है, जिसमें किसी भी प्रकार का साहब कोई भी एनिमल का पार्ट्स नहीं है, बॉडी पार्ट्स या कई प्रकार का आहार नहीं है, तो वो शाकाहारी है। अब शाकाहारी का जैसे उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी में हिरण और बकरी। तो बकरी घास खाती है, हिरण भी घास खाता है, तो ये शाकाहारी हैं। अब मांसाहारी जैसे शेर है साहब, मगरमच्छ है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। और मानव सर्वहारी में भी आएगा, यानी सब कुछ खा जाता है, इतना डेंजर होता है ये। और परजीवी में आपके पास में आएगी अमरबेल और आर्किड। ये क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं।
ठीक है। और परजीवी में और भी आते हैं, परजीवी में जैसे कि साहब अमरवेल है, आर्किड है, कवक प्लस शैवाल, आपने सुना होगा शैवाल, ये दोनों क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, यानी सिम्बायोटिक सहजीवी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सहजीवी, सहजीवी की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं अब हम। अब हम देखते हैं कि हमने उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिया, सॉरी उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अपघटक के बारे में। तो तीसरा जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है साहब अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक, अब मान लीजिए हमारे पास में कोई जीव था, उसने अपना भोजन किया, भोजन करने के बाद में वो मर जाता है या अपनी आयु को पूरा कर लेता है, तो उसके बाद में उसका क्या होता है, अपघटन होता है, अपघटन। और अपघटन करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं। तो इसमें आपके पास आएंगे शैवाल, मृतजीवी, यानी जितने भी आपके पास में ऐसे जीव हैं जो कुल मिलाकर जीवों का अपघटन का कार्य करते हैं, अपघटक आपको मतलब कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, पहली बात तो आज इसमें पीपीटी नहीं है, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो विद पीपीटी के साथ होगी, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करें और वीडियो को ढंग से देखें, पॉज ना करें या स्किप ना करें, थोड़ा सा स्पीड ना बढ़ाएं, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ें, पूरा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है और उसका नाम है खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन एनसीईआरटी में यूँ क्या त्यों पूछा जाता है, आरबीएससी में, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो देख लेते हैं हम खाद्य श्रृंखला को। तो देखो, खाद्य श्रृंखला को हम इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? तो पर्यावरण में जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, और इससे हमें एक चेन प्राप्त होती है, कड़ी प्राप्त होती है, उसका नाम है खाद्य श्रृंखला, यानी फूड हम चेन हम इसको कह देते हैं। अब हम जनरली जो खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है कि घास, और घास को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? तो सर्प। और सर्प को कौन खाता है? तो बाज। और लास्ट में बाज का क्या होता है? अपघटन होता है। बाज का हो जाता है अपघटन। तो ये खाद्य श्रृंखला है, यानी ये जो मेंढक है ये किस पर निर्भर है? घास पर निर्भर है। उसी प्रकार सर्प किस पर निर्भर है? मेंढक पर निर्भर है। बाज किस पर निर्भर है? सर्प पर निर्भर है। तो एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए यदि निर्भर रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इस कंडीशन को हम फूड चेन कह देते हैं। हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारी फूड चेन हमें दे रखी हैं, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि घास,
घास को किसने खाया साहब? तो घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को बाज खाता है। ठीक है, और बाज का आगे हो जाता है अपघटन, यानी मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मृदा में मिल जाता है। ठीक है, नंबर 2, घास को किसने खाया साहब? घास को खाया चिड़िया ने, चिड़िया को खाया सर्प ने, और सर्प को फिर से कौन खाता है? बाज खाता है, और बाज का भाई क्या होता है? अपघटन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सब घास, और घास को कौन खाता है? घास को खाती है साहब बकरी, बकरी को कौन खाता है साहब? कुत्ता, और कुत्ते को कौन खाता है? तो भेड़िया, और भेड़िया का अपघटन हो जाता है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। आगे भी देख लेते हैं हम कि साहब घास, और घास को किसने खाया? घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खाया? मोर ने, और मोर को किसने खाया? तो मोर को कई बार सर्प खाता है या सर्प मोर को खा जाती है, यानी इसका डायरेक्ट अपघटन हो जाता है यहाँ पर। और देख लेते हैं हम, तो जैसे कि घास, और घास को किसने खाया? चूहा, चूहे को किसने खाया? चूहे को बिल्ली ने, बिल्ली को कौन खाएगा? कुत्ता, और कुत्ते को कौन खाएगा? शेर, और शेर का लास्ट में क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। तो इस प्रकार जीवों की जो श्रृंखला है वो हमको प्राप्त होती है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, और इस पूरी जो श्रृंखला है इसका नाम हम देते हैं, तो उसका नाम क्या है? खाद्य श्रृंखला नाम हमने दिया है। अब एक नोट है अपने पास में, ये ध्यान रखना इसका विशेषकर, कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो जीवों के जो भोजन के विकल्प हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि साहब हमारे पास जो एक निर्माण होता है और उस शब्द का नाम है खाद्य जाल, खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। यानी बहुत सारी जो आपके पास में मैनी फूड चेन, जो कि रिवीजन वाली क्लास है, ये फूड चेन इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आपका बनता क्या है? खाद्य जाल बन जाता है। अब इसमें एग्जाम में अंतर भी पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर लिखिए, तो आप सीधा सा इसमें लिख सकते हो कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, इसमें भोजन के विकल्प कम होते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। आप आसानी से इसमें अंतर लिख सकते हो। तो ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का आपका कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका, जहाँ से क्वेश्चन आता है अधिकतर, वो आता है आपका ओजोन। ओजोन क्या है तो देखते हम। ओजोन, पहली बात तो यह एक परत है ओजोन, और ओजोन का मात्रक होता है डॉप्शन, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डॉप्शन। ओजोन को हम प्रदर्शित करते हैं तो O3 से करते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है तो एक ऑक्सीजन का परमाणु प्लस एक ऑक्सीजन का अणु जब जुड़ता है तो आपका ओजोन का निर्माण होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और कहाँ पाई जाती है ये, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, समताप मंडल में ये आपकी परत पाई जाती है ओजोन। अब 1985 में पहली बार जो आपका कॉन्टिनेंट था अंटार्कटिका, उसमें पहली बार ओजोन की परत में कमी देखी गई, जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रीज़न था इसका, वो था आपका कि साहब जो ओजोन है इसमें कमी का कारण क्या है,
तो इसके लिए एक उत्तरदायी अपने पास एक गैस थी जिसका नाम था CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसमें डिस्टर्ब होता है, यानी ये क्या करती है, उसके अंदर हॉल उत्पन्न करती है, उसकी जो लेयर है उसको गलाने का कार्य करती है। तो ये पहली बार 1985 में हमने देखा था। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अपने पास में नियम भी बनाए थे, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, कि साहब आप कम से कम प्रयोग करोगे CFC का, फ्रीज़ों को कम चलाओगे, रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में लगे रहते हैं उनका हम कम उपयोग करेंगे तो ओजोन क्या है, अपनी संतुलित अवस्था में आ जाएगी। अब ओजोन यदि नहीं होगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली बात तो जैसे कि ये अपना वायुमंडल है, ये मैं एक बार शेप ले लेता हूँ यहाँ से, ये वायुमंडल है। अब इसमें बहुत सारी लेयर हैं साहब, जैसे ये लेयर हैं, ये लेयर है, और यहाँ पर क्या है, सन है साहब, सूरज है। जैसा भी बना है देख लेना, रफ बनाया है, ठीक है, जैसा बन रहा है वैसे में डायग्राम बनते नहीं है, ठीक है। तो ये लेयर है। अब इस लेयर सॉरी इस जो अपना सन है इससे क्या आती हैं, रेज आती हैं, और इन रेज को कहते हैं हम UV रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट विकिरण, और हिंदी में बोलें तो पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। अब ये पराबैंगनी विकिरणें पड़ती हैं सीधी, यदि ओजोन को हटा दिया जाए तो ये सीधी पड़ेंगी, ओजोन के कारण ये तिरछी पड़ती हैं। और ओजोन यदि यहाँ पर जैसे ये ओजोन है और इसको हमने हटा दिया, जैसे कि मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से, हाँ जी, अब ये आएंगी सीधी अर्थ पे, और यहाँ पर खड़ा है कौन, अपन खड़े हैं भाई साहब। तो हमारी जो स्किन है उसमें कौन से रोग होंगे, तो त्वचा रोगों की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी, और त्वचा रोग होने के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ओजोन को सुरक्षित करने के लिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, CFC को कम उत्सर्जित करना है, प्राकृतिक गैसों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और अपने जो घरों में जो रेफ्रिजरेटर लगे रहते हैं, AC लगे रहते हैं, प्रशीतक लगे रहते हैं, इनको कम मात्रा में चलाना होता है। तो ये ओजोन का एक प्यारा सा टॉपिक था। बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस हमने कर लिए हैं, और मेरे ख्याल से ये चैप्टर लगभग अपनी कंप्लीट है, अपनी लास्ट स्टेज पर है। अब यहाँ पर एक नियम और दे रखा है 10% का नियम, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास है, आप इसको देख सकते हो, यानी अपना चैप्टर ढंग से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि PPT इस क्लास में नहीं लगाई है तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैनेज करिएगा। 10% का नियम, तो कुल मिला के बात यह है कि इस प्रकृति में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है, और ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। तो मान लीजिए यहाँ पर जो 100 जूल जो ऊर्जा है, ये एक जीव से जब दूसरे जीव में पहुंचती है तो ऊर्जा का केवल 10% भाग ही पहुंच पाता है, बाकी की जो ऊर्जा है वो जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये है, अब
एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, जैसे मैंने पोषी स्तर का इस क्लास में ज़्यादा जिक्र नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि साहब ऊर्जा एक जीव से जब दूसरे जीव में जाती है तो जो ऊर्जा के मध्य की जो प्रोसेस है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में तो जो ऊर्जा का जाना है उसी को हम पोषी स्तर बोल देते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, तो उत्पादक, ठीक है, अब उत्पादक हमने लिख लिया। दूसरा क्या आता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन सा, फर्स्ट, उस प्रकार सेकंड और थर्ड, और लास्ट में सर्वोच्च। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर 100% थी, ये यहाँ पर पहुँचने के बाद कितनी, 10% ही पहुँच पाती है। यही 10% ऊर्जा का नियम है। बाकी इसमें दे रखा है कचरा प्रबंधन की विधियां हैं, जैव निम्नीकरण है, अजैव निम्नीकरण है, और इसमें कोई टॉपिक बचा नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये आपका प्यारा सा टॉपिक था, हमारा एनवायरनमेंट, क्योंकि रिवीजन की क्लास थी। आप इसको पढ़ें, समझें, और शायद आपको लगा कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसका कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं रिवर्सिबल चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ, लास्ट में लेके आ रहा हूँ। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर ह्यूमनाइज, फिर रिफ्लेक्शन, उसके बाद जेनेटिक, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ऐसी बहुत सारी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।